एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक हैप्पी टाइम जहाँ पर सभी खुश थे। विंग को सॉन्गलैंड के पास्ट के बारे में भी पता चला, जिसे सुनकर विंग दुखी तो हुआ, लेकिन सॉन्गलैंड खुद दुखी नहीं था। उसने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया था और अपने प्यार को भी एक्सेप्ट किया था, और सॉन्गलैंड ने कहीं ना कहीं अपने प्यार को अपने अंदर जिंदा रखा था। विंग ने वांग जी को भी इस बारे में बताया था। वांग जी जो विंग को समझाता है कि दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं। शायद सॉन्गलैंड और उसके लवर के नसीब में ये था। वांग जी जिसे सुनकर बुरा तो लगा था, और अब वो समझता है कि प्यार क्या चीज़ है। विंग उससे कुछ दिनों के लिए दूर चला गया था, तो वांग जी का हालत बेहाल हो गया था। तो वांग जी सॉन्गलैंड के दिल का हालत भी समझ सकता है, बट सॉन्गलैंड बहुत स्ट्रांग है, वांग जी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वांग जी सॉन्गलैंड को अप्रिशिएट करता है। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर एक दिन और बीत गया था निये विलेज में। इस दिन बस काम हुआ था, कोई मस्ती नहीं, मजाक नहीं, बस काम। निये विलेज का जो हॉस्पिटल है वो भी ढंग का नहीं है, सरकारी है बट कोई सुविधा नहीं है। मतलब सब एकदम बेहाल होके पड़ा हुआ है, और स्कूल भी वैसा ही है। इसीलिए शिचनगर ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल को संभालेंगे। यहाँ पर एक लैंड हॉस्पिटल खोलेंगे जो फ्री में सबको चेकअप करेंगे, दवाई देंगे, सब कुछ फ्री में होगा, और यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल होगा, मतलब जो ज़रूरत होता है एक नॉर्मल हॉस्पिटल में। और वांग जी ने विंग से कहा कि वो स्कूल का संभाल लेगा, स्कूल को अच्छे से बिल्ड किया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा, और यहाँ पर टीचर्स का बंदोबस्त भी वांग जी करेगा। पूरा दिन इन्हीं कामों में चला गया था। शाम को सारे गांव वाले मिलने आए थे विंग से, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि विंग यहाँ से जाने वाला है। सभी बुजुर्ग इंसान थे। शाम को एक छोटा सा मतलब पार्टी टाइप का हुआ था, वहाँ पर बस टी सर्व किया गया था और सभी आपस में ढेर सारे बातें कर रहे थे। ऐसे ही ये दिन भी बीत चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग निये विलेज से जाने का वक्त है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, थोड़ा पेन फील हो रहा था। इस 1-1.5 महीने में विंग को बहुत अपनापन मिला है। यहाँ पर सारे ही बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर विंग को बस प्यार मिला है, हेट नहीं मिला। तो विंग मिस करेगा, इन सारे लोगों को विंग मिस करेगा। बट विंग खुश है कि यहाँ पर अब एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पर एक स्कूल जो पहले से था बट अब एक अच्छा स्कूल बनेगा, जहाँ पर टीचर्स होंगे बहुत सारे जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। और वांग जी ने विंग से प्रॉमिस किया था कि विंग और वो साल में एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करेंगे, इसीलिए विंग खुश था। सुबह सुबह सबको अलविदा कहते हुए विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने आंटी निये को रोते हुए हक किया और बोला, आंटी आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे मिलने आऊँगा और मैं आपको हमेशा कॉल भी करूँगा, टाइम पर दवाई लेना, और हाँ प्लीज़ किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर अपना तबीयत मत खराब कीजिएगा जो कभी आपके बारे में नहीं सोचता। आंटी निये को पता है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। विंग आंटी निये के बेटे के बारे में बात कर रहा है, जो एक अल्फ़ा है, जो अपने परिवार के साथ शहर में रहता है। आंटी निये को तो वो शायद भूल ही गया है कि उसका भी एक माँ है। खैर, आंटी निये ने विंग के आंसुओं को पोंछा और बोला, मैं अपना ध्यान रखूँगा, और तुम भी, और कभी कभी इस बूढ़ी आंटी से मिलने भी आना। विंग ने तुरंत अपना सर नोट किया। फिर विंग सॉन्गलैंड से भी मिलता है और उसे गले लगाता है, बट इस बार वांग जी ने विंग को रोका नहीं, या फिर वांग जी के आंखों में सॉन्गलैंड के लिए जेलसी नहीं था। फिर एक एक करके निये मिंजू, निये होएसांग, शिचनगा, मिंग्याओ, वांग जी, ये सभी आंटी निये और सॉन्गलैंड को बाय करके कार में बैठ गए थे, और कार शहर की तरफ चला गया। गांव को पीछे छोड़ते हुए विंग मिस करेगा निये विलेज को, वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें विंग को दिखाया जाता है, जो निये हाउस में है, मतलब शहर में। विंग निये मिंजू और निये होएसांग के साथ उनके घर पे आ गया था। वो कॉलेज भी जाना स्टार्ट कर चुका था। 2 दिन हो गए हैं उसे शहर आए हुए।
आज वो कॉलेज जा रहा है बहुत दिनों बाद। खैर वो खुश है। वो इंसान जो इतना बिजी रहता है, जिसका शेड्यूल हमेशा मीटिंग्स अलग अलग चीज़ों में भरा रहता है, वो इंसान आजकल विंग को दिन में 50 बार कॉल करता है और पूछता है कि विंग क्या कर रहा है, क्या विंग ने खाना खाया, विंग का दिन कैसा जा रहा है, विंग ने क्या क्या किया। ये सब कुछ विंग से पूछा जाता था। ये और कोई नहीं, वांग जी था। विंग जिसे इन सारी चीज़ों का आदत तो नहीं था, बट उससे अच्छा लग रहा है। वांग जी ने भी ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था, बट अभी वांग जी को देखकर सभी शॉक्ड में थे। आज पूरा दिन वांग जी किसी पर भी चिल्लाया नहीं था। आज सभी ने वांग जी के फेस पर स्माइल देखा था। वांग जी मिस्टेक को भी मतलब ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था और बोल रहा था कि कोई बात नहीं, दोबारा जब करोगे तो ध्यान से करना। ऐसे वो समझा रहा था, वो डांट नहीं रहा था, वो फायर नहीं कर रहा था। सब वांग जी को देखकर एकदम शॉक्ड थे और हैरान थे कि क्या हो गया, उनके बॉस को हुआ क्या है। तबीयत तो ठीक है ना। शुयांग को ही पता है कि उनके बॉस को हुआ क्या है। शुयांग जो बहुत ही स्माइल कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वांग जी किसी पर गुस्सा नहीं कर रहा है तो शुयांग पर भी गुस्सा नहीं कर रहा है। तो शुयांग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक बात था। ऐसे ही चलता जाए तो शुयांग का लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। खैर वांग जी के सारे सेक्रेटरी शुयांग को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, बॉस इतना खुश क्यों है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, प्लीज़ हमें बताओ ना। शुयांग ने बहुत ही मुश्किलों से उन्हें इग्नोर किया था। हाँ, शुयांग का चाहता तो वो बता सकता था, लेकिन वो तभी श्योर नहीं था कि वांग जी सच में चाहता है कि सब जाने या नहीं। इसलिए शुयांग ने इस बात को बताया नहीं, उसने बस सबको इग्नोर कर दिया था। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लैन हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी डिनर पर आया था। डिनर सर्व कर दिया गया था। वांग जी, मिंग याओ, लैन शिचैन और अंकल कुरैन, वो सभी एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। माहौल एकदम शांत था। तभी शांति को तोड़ते हुए वांग जी ने कहा, अंकल मुझे आपसे बात करना है। अंकल जो अपना डिनर कर रहे थे, उन्होंने अपना सर नोट किया और बोला, कहो तुम्हें क्या कहना है। वांग जी जो अपने ब्रदर को और मिंग्याओ को एक बार देखता है। मिंग्याओ और लैन शिचैन इन दोनों को पता था कि वांग जी क्या बात करने वाला है, इसीलिए शिचैनगा ने वांग जी की तरफ अपना सर नोट किया और मिंग्याओ ने भी। अपने ब्रदर और मिंग्याओ का इशारा समझकर वांग जी कहने लगता है, अंकल मुझे आपका परमिशन चाहिए। यह सुनकर अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, किस बारे में। अंकल के नज़रों को देखकर पता नहीं क्यों आज बहुत दिनों बाद वांग जी को डर महसूस हो रहा था और थोड़ा नर्वसनेस भी। तो वांग जी अपने जगह से उठा और वो अंकल के पास चला गया। अंकल कुरैन जो वांग जी को अपने पास आते हुए देख रहे थे, वो शांत थे। उन्हें भी पता था कि वांग जी क्या कहने वाला है, लेकिन किस तरीके से ये नहीं पता था। वांग जी जो अंकल के पास आया और सीधा अंकल के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। अंकल कुरैन जो थोड़ा शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को संभाला। वांग जी घुटनों पर बैठते हुए कहा, अंकल मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग भी मुझसे प्यार करता है। तो अभी हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं। हमें आपसे परमिशन चाहिए अंकल। यह सुनकर अंकल कुरैन बहुत ही सीरियसली वांग जी की तरफ देख रहे थे। अंकल कुरैन ने एक सीरियस टोन में कहा, अगर मैं परमिशन ना दूँ तो? मेरे परमिशन देने से ना देने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा वांग जी? वांग जी ने अपना सर झुकाया और बोला, बहुत फ़र्क पड़ेगा अंकल, विंग को बहुत बुरा लगेगा और मुझे भी। ये सुनकर अंकल कुछ देर वांग जी की तरफ देखते हैं। मिंग याओ जो डरा हुआ था, क्योंकि अंकल का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल नहीं था, वो बहुत स्टिफ था। तो मिंग याओ को डर लग रहा था कहीं अंकल मना ना कर दे। लेकिन शिचैनगा जो अंकल के एक्सप्रेशंस को समझ पा रहा था, शिचैनगा ने मिंग याओ को कहा, शांत रहो, सब ठीक है। दूसरी तरफ अंकल वांग जी की तरफ देखते हैं, जो अभी भी अपना सर झुकाकर घुटनों पर बैठा हुआ था। अंकल ने वांग जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सारा तैयारी करो। शिचैन ने शादी को बहुत ही इंटीमेट रखा था, बट मुझे तुम्हारा शादी इंटीमेट नहीं रखना है। एटलीस्ट
लैन फैमिली के इस जनरेशन के एक शादी को तो धूमधाम से होना ही चाहिए। और हाँ, मैं खुद विंग के फैमिली के पास जाऊंगा विंग का हाथ मांगने के लिए। यह सुनकर वांग जी कहना चाहता था कि जियांग फैमिली के साथ विंग का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अंकल ने कहा, निये मिंजू के पास मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना होगा। वांग जी चुप हो गया था। अंकल अब उठते हैं और कहते हैं, कल सुबह ही मैं निये मिंजू के पास जाऊंगा रिश्ते को लेकर, और आई होप कि वो एक्सेप्ट भी करेंगे। कहते हुए अंकल चले गए थे। वांग जी जो अभी भी अपने घुटनों पर अंकल को जाते हुए देख रहा था। जब तक अंकल अपने कमरे में घुस नहीं गए ना, तब तक शिचनगा, मिंग्याओ और वांग जी ये तीनों अपनी जगह से हिले नहीं थे। बट जैसे ही अंकल चले गए अपने रूम में, तुरंत मिंग्याओ उठा और वो वांग जी के पास आया। उसने वांग जी को हक किया और बोला, वांग जी अंकल मान गए, अभी भी क्या सोच रहे हो। वांग जी जिसने मिंग्याओ को हक किया, शिचनगा भी वांग जी के पास आए और वांग जी को गले लगा लिया। शिचनगा ने कहा, मैं अपने बेबी ब्रदर का शादी इतने ग्रैंड तरीके से करूँगा कि सब बस देखते रहेंगे। ये शादी ऐसा होने वाला है कि सालों तक लोग इसे भूल नहीं पाएंगे। ये कहते हुए शिचनगा हंस रहे थे। वांग जी जिसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा, वांग जी वहाँ से अपने कमरे में आया और तुरंत विंग को कॉल किया। विंग जो निये हुएसांग के साथ बैठा हुआ था डिनर कंप्लीट करने के बाद, विंग के पास जैसे ही वांग जी का कॉल आया ना, विंग ने कॉल को पिक किया। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम्हारे पास समय होगा? कल मुझे एक इम्पॉर्टेंट जगह पर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वांग जी के बात को सुनकर विंग ने तुरंत कहा, हाँ लंजा, मैं चलूँगा। वांग जी से विंग ने सवाल भी नहीं पूछा था कि वो कहाँ जाने वाले हैं। उसने बस कह दिया कि हाँ मैं चलूँगा। वांग जी ने स्माइल किया और बोला, तो फिर कल सुबह तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें। विंग ने अपना सर नोट किया और बोला, ठीक है, मैं कल सुबह तैयार रहूँगा और इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। निये हुएसांग कहता है, हाँ इतना प्यार, इतने लवी डवी कपल को देखकर मुझ जैसे सिंगल इंसान को कितना पेन होता है। विंग तुम्हें समझ में भी आता है? विंग ने निये हुएसांग के सर पर टपली मारा और बोला, चुप रहो, नाटक करते रहते हो हमेशा, तुम्हें किसने कहा सिंगल रहने के लिए? निये हुएसांग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, मेरे ब्रदर ने। ये सुनकर विंग हंस रहा था, निये हुएसांग भी हंस रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग तैयार हो गया था और वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी विंग को लेने के लिए भी आ गया था सुबह सुबह। विंग को नहीं पता कि वांग जी कहाँ ले जा रहा है विंग को, बट विंग ने देखा कि गाड़ी के बैक सीट पर 2 बुके रखे हुए थे, फ्लावर बुके। विंग ने वांग जी से सवाल भी नहीं पूछा कि ये किसके लिए है या फिर किस काम के लिए लगेगा। विंग बस वांग जी के साथ शांति से चल रहा था। वांग जी बहुत सीरियस था, इसीलिए विंग पूरे रास्ते वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करता। लगभग 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद वांग जी और विंग एक जगह पर पहुँचे। वो जगह एक चर्च था। वहाँ पर पहुँचने के बाद विंग देखता है कि ये चर्च बहुत सुंदर है लेकिन छोटा सा है। वांग जी और विंग कार से बाहर आए। वांग जी फ्लावर्स को भी बाहर निकालता है। विंग को एक पल के लिए लगा कि वांग जी शायद इस चर्च में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वांग जी उन फ्लावर्स को लेकर विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को उस चर्च के पीछे ले जाने लगता है। चर्च के पीछे जाने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वांग जी उसे कहाँ पर ले जा रहा है। विंग ने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लिया। वांग जी विंग को सीधा एक जगह पर लेकर गया। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चेरी ब्लॉसम का पेड़ है, बट अभी सीज़न नहीं है, इसलिए पेड़ एकदम नॉर्मल दिख रहा था। उस पेड़ के नीचे 2 ग्रेव थे जो बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था। देखकर ही समझ आ रहा था कि हर दिन शायद इसे साफ़ किया जाता है और यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स को रखे जाते हैं। अच्छी तरीके से इन 2 ग्रेव्स का ध्यान रखा जाता है। वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ा और उन दोनों ग्रेव्स के ऊपर फ्लावर्स को रखने के बाद वांग जी ने कहा, विंग मेरे मदर और फादर से मिलो। विंग ने बस देखा और अपना सर नोट किया। फिर विंग वांग जी के वहाँ से मतलब सामने से हटते ही विंग ने एक डीप बो किया और बोला, हेलो मॉम, हेलो डैड,
ये कहते हुए विंग के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल था। उन ग्रेप्स पर वांग जी के मॉम डैड का तस्वीर भी लगाया हुआ था, तो विंग उन्हें देख पा रहा था। वांग जी ने भी अपनी मॉम और डैड को हेलो कहा और विंग से मिलवाया। वांग जी कहता है, मॉम, डैड, ये विंग है, मेरा पार्टनर। वांग जी और कुछ कहता उससे पहले ही उस चर्च के एक फादर ने वांग जी को बुला लिया। वो वांग जी को बुला रहे थे। वांग जी, जिसने विंग से कहा, विंग तुम रुको यहाँ पर, मैं आता हूँ। विंग ने अपना सर नोट किया और वांग जी चला गया उस फादर के पास। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है, मॉम, डैड, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। आई होप कि आप दोनों मुझे देख रहे हो। आई प्रॉमिस मॉम, आई प्रॉमिस डैड, मैं हमेशा लंजा का ध्यान रखूँगा और उससे प्यार करूँगा। मैं कभी भी आप दोनों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आप दोनों की तरह मेरे भी मॉम डैड मेरे पास नहीं है, जैसे आप दोनों लंजा के पास नहीं हो। बट मुझे पता है आप दोनों लंजा को दूर से देख रहे हो और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, और मेरे मॉम डैड भी शायद मुझे दूर से देख रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनका कोई ग्रेव नहीं है, इसलिए मैं वांग जी की तरह, जैसे वांग जी मुझे आपसे मिलवाने लाया है, वैसे मैं उनसे वांग जी को मिलवाने नहीं ले जा सकता। बट मुझे पक्का पता है मेरे मॉम डैड भी आप दोनों की तरह हमें देख रहे हैं और बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये कहते हुए विंग के चेहरे पर एक स्माइल था। विंग को रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब वांग जी उसके पीछे आके खड़ा हो गया था और वांग जी विंग के बातों को सुन रहा था। विंग अब धीरे से उठकर खड़ा होता है। विंग के चेहरे पर एक स्माइल था। विंग जैसे ही पीछे मुड़ने लगा था देखने के लिए कि वांग जी आ रहा है या नहीं, वो हैरान हो गया। वो पीछे मुड़कर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वो इतना हैरान हो गया था क्योंकि उसके पीछे वांग जी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, अपने हाथ में रिंग लेकर। विंग जो वांग जी के आंखों में देख रहा था, वांग जी के आंखों में इमोशन था। वांग जी विंग को कहता है, विंग, आई नो ये बहुत अजीब जगह है, यहाँ पर किसी को प्रपोज करना, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे अनरोमांटिक पर्सन हूँ, और ये सच भी है। मैं उतना रोमांस या फिर उतना रोमांटिकली चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ जैसे मेरे ब्रदर करते हैं, या फिर जैसे और लोग रोमांटिकली प्रपोज करते हैं। मैंने बहुत सोचा, बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में भी सोचा, लेकिन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉम डैड के सामने तुम्हें प्रपोज करूँगा। बिलीव मी विंग, ये मेरे लिए एक ऐसा जगह है जहाँ पर कुछ भी बोलने से मुझे डर महसूस नहीं होता, ना ही मैं एम्बैरेस होता हूँ और ना ही हेजिटेशन होता है। विंग जो वांग जी की बातों को सुन रहा था, वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई प्रॉमिस, मैं कभी भी दोबारा तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, तुम दोबारा कभी मेरी वजह से नहीं रोओगे। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहोगे? विंग ने वांग जी के बातों को सुना। विंग की आंखों से आंसू आ गए। विंग एक बार वांग जी के मॉम डैड को देखता है और फिर स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और पहले उसने किस किया और फिर वो विंग के फिंगर में रिंग पहना देता है। रिंग पहनाने के बाद वांग जी उठकर खड़ा हुआ और वांग जी ने विंग को गले लगा लिया। वांग जी और विंग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। विंग के आंखों से भी आंसू आ रहे थे और वांग जी के भी। ये सच में बेस्ट प्रपोजल था। अगर वांग जी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करता और एक रोमांटिक डेट फिक्स करता और विंग को प्रपोज करता तो विंग को खुशी महसूस होता, बहुत ज़्यादा महसूस होता। लेकिन यहाँ पर विंग को खुशी के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन भी महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। वांग जी और विंग धीरे से अलग होते हैं। वांग जी विंग के आंसुओं को पोंछता है और हंसते हुए कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विंग ने कहा, किस वजह से? वांग जी ने कहा, हम बूढ़े होने वाले हैं एक साथ विंग। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि बूढ़े होने के बाद तुम कैसा दिखोगे।
विंग हंस पड़ता है। वो कहता है, मैं बूढ़ा होने के बाद बहुत ही अजीब दिखने वाला हूँ, एक बहुत ही डरावना सा बूढ़ा ओमेगा बन जाऊंगा। क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? वांग जी ने विंग को अपने करीब खींचा और बोला, अगर तुम एक बहुत ही डरावने से बूढ़े ओमेगा बन जाओगे तो मैं भी तो एक बहुत ही डरावना सा बूढ़ा अल्फा बन जाऊंगा। तो तब प्यार कम होने का कोई चांस ही नहीं है, तब तो प्यार और बढ़ेगा। ये सुनकर विंग हंस रहा था और वांग जी भी हंस रहा था। वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। विंग तुरंत वांग जी से अलग होते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मॉम और डैड है यहाँ पर। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, वो मेरे मॉम डैड है, वो बहुत ही कूल है ना मॉम डैड? ये कहते हुए वांग जी हंस रहा था। फिर वांग जी और विंग पूरा दिन ही उस चर्च में बिताते हैं। वो चर्च बहुत ही छोटा था बट बहुत सुंदर था और वहाँ का डेकोरेशन, ओ माय गॉड, छोटे छोटे फूल लगाए गए थे और उस चर्च में 3 फादर थे जो देखभाल करते थे, वो भी बहुत ही हम्बल है। तो विंग और वांग जी का दिन तो बहुत ही अच्छा बीता आज। और दूसरी तरफ अंकल निये मिंजू के पास विंग का रिश्ता लेकर भी चले गए थे और निये मिंजू ने एक्सेप्ट भी किया था। ऑब्वियसली निये मिंजू जानते थे कि विंग प्यार करता है वांग जी से, तो एक्सेप्ट ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और निये मिंजू भी समझ पा रहे थे कि वांग जी सच में विंग से प्यार करता है, इसलिए निये मिंजू ने भी रिश्ते को एक्सेप्ट किया। और वहाँ पर वांग जी और विंग का जो शादी का डेट है वो भी फिक्स होना शुरू हो गया था। मतलब देख रहे थे कि कौन सा डेट अच्छा होगा, कौन सा डेट एकदम शुभ होगा जहाँ पर शादी हो सकता है। अंकल और निये मिंजू ने कुछ डेट को फिक्स कर लिया था। अब बस वांग जी और विंग हैं जो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन से डेट में शादी करना है। इन फिक्स दिनों के अंदर उन्हें डिसाइड करना है कि कौन सा डेट उनके लिए परफेक्ट होगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर रुकता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में।